देखो आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो हो सकती है आपके पास फंड्स टू फाइनेंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मतलब कैसे कैसे लेना आपने। एक तो होता है कि आपको ना दो तरीके से आप फंड यूज कर सकते हैं, हमने देखा था, या तो ग्रोथ के लिए यानी खुद रख लो, या एज ए शेयर होल्डर्स के लिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दो तरीके थे। अब दूसरी आता है कि कस्टमर जो होते हैं आपके, सॉरी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके डिविडेंड क्यों चाहते हैं। देखो सभी को ना रेगुलर इनकम चाहिए होती है, इसलिए उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि उनको एडुकेट रिटर्न चाहिए उनकी इन्वेस्टमेंट पे, दूसरा उनको रेगुलर इनकम चाहिए। और देखो एक और फॉर्म होता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है कि जब उनको सिक्योरिटीज को बेच रहे हैं, किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पर उसको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो 10 रुपये का शेयर परचेज किया, 30 रुपये में बेच दिया, तो उसको होगा बेनिफिट। तो इस बेनिफिट को भी एक्वायर करने के लिए वो शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, मतलब रिटर्न चाहते हैं, इसलिए वो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। कैपिटल देखो एक शेयर पर वो किस किस तरीके की रिटर्न चाह सकते हैं, वो करंट इनकम यानी डिविडेंड के रूप में, दूसरा उनको शेयर को बेच के आप कैपिटल गेन कमा सकते हो। तो इस तरीके से वो रिटर्न कमा सकता है एक शेयर होल्डर। तो कैपिटल गेन, आप एक बात याद रखना कि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स होता है वो एज कंपेयर टू जो आपका डिविडेंड टैक्स है उसका कम होता है। फ्लैट रेट से काटता है आपका डिविडेंड 30% पे अदर सोर्सेज की इनकम में, जबकि ये आपका 20% के हिसाब से या 10% के हिसाब से ये आपका कट जाता है कैपिटल गेन, आपने देखा भी होगा। अब जो इसके डिविडेंड के टाइप है, एक तो होता है कैश डिविडेंड, नहीं है कैश डिविडेंड क्या होता है, जो आप कंपनी कैश में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और एक होता है स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर। इसके बारे में एक अच्छी सी कंसेप्ट समझिए। बताओ क्या होता है बोनस शेयर्स, कोई भी बताइए, व्हाट इज बोनस शेयर्स। हाँ जी बताओ, पता है या नहीं पता, पलती बताओ। सर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड ना करके उन्हें एक्स्ट्रा उस अमाउंट का शेयर इशू कर दिया जाता है। और क्या चार्ज करते हैं इसके लिए। सर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करते, चार्ज कुछ नहीं करते, उन्हें उनकी शेयर अमाउंट बढ़ा दी जाती है। चलो बोनस शेयर्स होते हैं, पहली बात तो जब कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं होती, तो अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको विदाउट एनी कॉस्ट, उनको विदाउट एनी कॉस्ट उनको शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं, बिना किसी कॉस्ट के ही शेयर इशू कर दिए जाते हैं। ठीक है, कहाँ से करते हैं, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व्स में से आप इशू करते हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। क्यों करते हैं वो भी देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। देखो कंपनी की ना लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन आपकी अच्छी नहीं है। कंपनी क्या करेगी जब पोजीशन अच्छी नहीं है, कंपनी जो आपकी मतलब अब अगर डिविडेंड दिया एज ए कैश में, तो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और नहीं दिया तो कंपनी के मार्केट में गुडविल खराब होगी। तो कंपनी के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना जरूरी है, क्योंकि उनको इनकम को प्रेफर करते हैं। कंपनी क्या करती है, अपने जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, यानी जो कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है, उनको किस में कन्वर्ट कर देती है, उनको कन्वर्ट कर देती है आपके शेयर्स में। इसका जो नेट इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, जो इसका बोनस शेयर इशू करने का वो इफेक्ट ये पड़ेगा, क्या पहला क्वेश्चन आपके पास है, क्या जो बैलेंस शीट का टोटल है, मतलब बैलेंस शीट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहले बात है टोटल पर, बताओ क्या बैलेंस शीट के टोटल पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा एसेट साइड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, और लायबिलिटी साइड में क्या फर्क पड़ेगा, कोई भी अपने माइंड से बताइए। टोटल पर बताओ, किसी को पता हो क्या फर्क पड़ेगा। क्या कर रही है कंपनी, अपने रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रही है किसमें, कैपिटल में। बोनस शेयर्स जब कोई कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करे विदाउट एनी कॉस्ट, बताओ फर्क पड़ेगा। कोई बैलेंस शीट के टोटल पर नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। एसेट्स पर, एसेट्स पर पड़ेगा, तो एसेट्स पे पड़ेगा, एसेट्स पे पड़ेगा आपके अकॉर्डिंग। और लाइबिलिटीज पर, लाइबिलिटी पर
नहीं। अब देखो हम एक्चुअलिटी देखते हैं क्या 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 होता है एक्चुअलिटी में। ये आपकी है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में ये दे दिया आपके पास कैश दे दिया 1 लाख रुपए का, और ये दे दी आपके पास करंट एसेट्स 2 लाख रुपए की, और मतलब अदर देन कैश, और आपके एक दे दिया फिक्स एसेट्स, ये दे दिया आपके पास 5 लाख रुपए की। टोटल हो गया आपके पास 8 लाख रुपए, ठीक है। और ये दे दी आपकी लायबिलिटी साइड में, ये दे दी आपके पास कैपिटल, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये दे दी 5 लाख रुपए की, और ये दे दी आपके पास रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये दे दी आपके पास 2 लाख रुपए की, और ये दे दी आपके पास करंट लायबिलिटी 1 लाख रुपए की। बराबर हो गए? हाँ जी, बैलेंस शीट का इक्वल हो गया। अब देखो हमने क्या कंडीशन लगा दी, कंपनी इश्यू बोनस शेयर ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख के बोनस शेयर इशू करेंगे। अभी आपने क्या कहा कि जो बोनस शेयर इशू होंगे वो कहाँ से होंगे, आउट ऑफ प्रॉफिट्स और कैपिटल, जो आपके जो रिजर्व्स होते हैं, इसलिए तो कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट बोला। देखो क्या होगा आफ्टर इशूइंग बोनस इशू किया आपने, बोनस कैसे इशू होगा, ये जो आपके रिजर्व एंड सरप्लसेस है ये तो 1 लाख का इशू कर रहे हैं, तो 1 लाख यहाँ से कम करो और यहाँ आप बढ़ा दोगे, तो जो बैलेंस शीट बनेगी नहीं तो वो क्या बनेगी, वो इस तरीके से बनेगी, कैपिटल तो हो गई आपके पास 6 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लसेस हो गए 1 लाख रुपए, क्योंकि 2 में से 1 का इशू कर दिया, करंट लायबिलिटी आपका 1 लाख रुपए की, कैश था आपके पास 1 लाख रुपए का, करंट एसेट्स ये भी आपकी 2 लाख रुपए की, और फिक्स एसेट्स आपकी 5 लाख रुपए की, टोटल आपकी 8 लाख, इधर भी आपकी 8 लाख। बताओ अब क्या इम्पैक्ट पड़ा बोनस शेयर इशू करने का, हाँ जी बताओ। रिजर्व कम हो गए सर, रिजर्व कम हो गए सर। क्या कम हुई, रिजर्व कम हो गए, कैपिटल बढ़ गई, बैलेंस शीट के टोटल पर कोई फर्क नहीं, एसेट साइड पर भी कोई फर्क नहीं। आपने क्या कहा था, टोटल पर कोई फर्क नहीं, ये आपका ठीक निकला। एसेट्स पर फर्क पड़ा, आपने कहा था यहाँ पर नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी पर फर्क पड़ा, कैसे पड़ा, आपकी लायबिलिटी साइड में आ गया बोनस का केस समझ में, ठीक है। तो बोनस शेयर को ना आप एज पर कंपनी एक्ट 2013 ये नहीं कह सकते कि आपने उसको डिविडेंड की रिप्लेस पर किया है, ये कभी नहीं कह सकते। बस ये आपको अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए, इन्वेस्टर को सेटिस्फाई करने के लिए, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए आप उसको इशू करते हो बोनस शेयर। लेकिन कभी भी आप लीगली ये नहीं कह सकते कि आप मतलब बोनस की डिविडेंड की जगह आपने इशू किया है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते आप एज पर कंपनी एक्ट 2013। दूसरा ये तो था बोनस शेयर्स। अब मुझे बताओ कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, जी बताओ राइट शेयर्स, और इसका भी क्या इंपैक्ट पड़ता है, हाँ जी बताओ क्या होता है। ये भी आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू होते हैं, पहली बात किसको होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। लेकिन क्या ये राइट शेयर होल्डर ये होते हैं कि मान लो जब कंपनी ने पहले कैपिटल इशू कर रखी, दोबारा कंपनी कैपिटल फिर से इशू करना चाहती है, कैपिटल रेज करना चाहती है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये राइट है कि कंपनी पहले उनसे पूछे कि आपको शेयर चाहिए है, यानी पहला इशू किसको होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का। जब वो मना करेंगे तब वो दूसरे को आप इशू कर सकते हो। राइट शेयर्स किसका होता है, प्रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। हाँ जी क्लियर हो गया, मीनिंग क्या होता है राइट शेयर्स का, हाँ जी स्टूडेंट। नहीं ऐसे कोई नहीं है कि आप उसको डिस्काउंट देंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात आपको। तो जितने रेट है, जब कोई कंपनी जैसे मान लो पहले शेयर इशू कर रखे थे आपके 50, आप सभी शेयर होल्डर हो, मान लो मेरी कंपनी आप सभी शेयर होल्डर हो, तो मैं पहले आप लोगों से पूछूंगा क्या आपको और शेयर चाहिए। अगर आप कह रहे हो हाँ हमें चाहिए, तो पहले मैं आपको इशू करूंगा, मैं बाउंड हूँ इस पर। आप नहीं चाहते तो मैं किसी और को भी इशू कर सकता हूँ। यानी कंपनी का पहला क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्स्ट ऑफर टू दी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर न्यू शेयर्स, ठीक है, आया समझ में। हाँ जी, मतलब पहली बार पहला जो शेयर्स ऑफर होगा वो आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपको ये शेयर इशू करने पड़ेंगे। कॉस्ट आपकी जो भी होगी, जो भी शेयर प्राइसेस होगी फेस वैल्यू को उस पर होगी।
एक और चीज होती है, मैंने कहा ये कंपनी है, ये आपके XYZ आपके शेयर होल्डर है। अब क्या होता है, अब मान लो हो सकता है कि जड ना शेयर लेना नहीं चाहता, लेकिन जड का एक दोस्त है T% ये शेयर लेना चाहता है, तो जड अपना जो राइट है ये टी को ट्रांसफर कर सकता है, टी को ट्रांसफर कर सकता है, और इसके लिए चार्ज भी कर सकता है कोई ना कोई, यानी जड चार्ज कर सकता है। इसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट या रिनाउंसिएशन ऑफ राइट, यानी आपने क्या किया, जो अपना अलॉटमेंट राइट था वो अगले पर्सन को दे दिया, इसके लिए चार्ज भी करेगा ये। तो क्या कंपनी इसको रिकॉर्ड करेगी? कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, कंपनी इसका रिकॉर्ड नहीं करेगी। रिनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट समझ में आ गया क्या होता है? नहीं रिकॉर्ड का, कंपनी का लेना देना नहीं। देखो मेरा ऑफर है, मैंने आप लोगों को दिया, आप किसको दो मुझे कोई क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अगर 100 रुपये में इशू करो तो मुझे 100 रुपये मिल जाए बस, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिनाउंसिएशन ऑफ अलॉटमेंट। एक और होता है टाइम पीरियड, अगर 14 डेज में अगर ये जज रिप्लाई नहीं करता कंपनी को, तो भी ये माना जाएगा कि जज ये पर्सन ये लेना ही नहीं चाहते, तो कंपनी के पास अब क्या हो गया, अथॉरिटी किसी और को भी इशू कर सकते हैं। ये होते हैं राइट शेयर्स। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? हाँ जी बताओ, क्या कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है, ठीक है, बहुत अच्छी। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये लगाता है प्रोहिबिशन, किस पर? इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑफ शेयर्स पर। आप क्या नहीं कर सकते, शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 53 क्या लगा दिया आपका? प्रोहिबिशंस लग गया, ठीक है। सेक्शन 53 कहता है, लेकिन सेक्शन 4 आपको थोड़ा सा अलाउड करता है। क्या करता है? आप इशू कर सकते हैं कौन से? स्वेट इक्विटी शेयर्स। और स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं भाई? हाँ जी बताओ, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स होता है जब कोई कंपनी अपने जो एम्प्लॉइज है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको शेयर इशू करे, तो वो क्या होते हैं आपके? स्वेट इक्विटी शेयर। इनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। आई बात समझ में? सेक्शन जो 53 है मना कर देता है कि नहीं करना, लेकिन सेक्शन 54 कहता है कि आप स्वेट इक्विटी शेयर कर सकते हो। और स्वेट इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? नहीं, इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए नहीं। आप तो वो बात कर रहे हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं ना, उसको, सॉरी मतलब प्रमोटर्स को, है ना, जैसे कंपनी बनाई तो उनको इशू कर दिया आपने, ठीक बात है, वही बात कर रहे हो ना आप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर रहे आप ये। अच्छा एक और चीज आई, अब आपने याद दिलाई दिया, तो मुझे ये बताओ, जब कोई कंपनी अपने जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर समझते हो कौन होते हैं? हाँ जी बताओ, कौन होते हैं प्रमोटर्स? बताओ। +1 के फर्स्ट चैप्टर में आपने प्रमोटर पढ़ा था, फिर जब आप B.Com में आएगी तो फर्स्ट चैप्टर क्या? जब कंपनी बनी नहीं है उससे पहले की जितनी भी प्रोसेस पूरी करते हैं वो होते हैं प्रमोटर, जो प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को लेके आ रहे हैं, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स, ठीक है। चलो ठीक है, एक तो ये बात होगी, प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को बना रहे हैं। अब कंपनी गई है बन, तो मुझे बताओ ये जो प्रमोटर होते हैं आफ्टर कंपनी, मान लो ये एक X पर्सन था और इसने बना दी X लिमिटेड, X ने X लिमिटेड बना दी। अब मुझे ये बताइए कि जो X है आफ्टर कंपनी बनने के बाद ये कंपनी के लिए क्या काम करेगा, मेरे को बताना। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है कि वो कंपनी के एम्प्लॉय के रूप में काम करेगा, कंपनी के एजेंट के रूप में काम करेगा, कंपनी के ओनर के रूप में काम करेगा, कंपनी के क्रेडिटर्स के रूप में काम करेगा, ठीक है, कंपनी के लिए ट्रस्टी के रूप में काम करेगा, या कंपनी के लिए
शेयर होल्डर के रूप में काम करेगा। बताओ आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी रिलेशनशिप होती है कंपनी के साथ? मेरा क्वेश्चन है कि जब कंपनी बन गई है, एक्स लिमिटेड एक्स ने बनाई है, एक्स प्रमोटर है, तो एक्स और एक्स लिमिटेड का क्या रिलेशन है? एक्स इज दी, हाँ, ट्रस्टी, आपके अकॉर्डिंग ट्रस्टी। और ट्रस्टी का मतलब समझ लो यहाँ पर कि ये गारंटी देता है हर एक कंपनी की एक्टिविटीज की, ठीक है? तो क्या है ये एक्स? आप बताओ अभी। ओनर तो शेयर होल्डर होते हैं, तो मतलब ओनर भी नहीं है, ट्रस्टी भी नहीं है, और बताओ, दोनों काट दिए हमने। हाँ बताओ। और एजेंट भी नहीं होता। एजेंट कैसे हो सकता है? शेयर होल्डर भी नहीं होता। क्या? कौन सा रिलेशनशिप होता है? हाँ जी, उनके बीच में एक ही रिलेशनशिप है, वो है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इसको बोलते हैं फ्यूडियसरी रिलेशनशिप। प्रमोटर्स और कंपनी के बीच में ये रिलेशनशिप होती है ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। मतलब मैंने कंपनी के लिए काम किया। आपने सेपरेट एंटिटी का काम कंसेप्ट पढ़ा है कि जो उसका जो प्रमोटर है और जो कंपनी है, दोनों सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग पार्टी है। जैसे ही कंपनी बनी, दोनों अलग हो गए, कंपनी का अपना नाम से है, सब कुछ अलग अलग होता है। उनका रिलेशनशिप क्या है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का। मतलब मैंने कंपनी के लिए काम किया है, कंपनी मुझे धोखा नहीं देगी, कंपनी मेरे लिए काम करती रहेगी। दैट्स ऑल। क्लियर हो गई बात? नहीं, अभी तो क्या, अभी वो भी उस पर भी बात आएंगी। अभी आप सुनिए, पहले रिलेशनशिप कौन सा हो गया? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को, कि मैंने आपके लिए काम किया है और आप, कंपनी मेरे लिए काम करेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि रिलेशनशिप कौन सा होता है? ठीक है। अब एक और चीज आई कि जो कंपनी की है वो लाइबिलिटी फॉर, मतलब आपके जो प्रमोटर्स है उसके रिगार्डिंग क्या क्या लाइबिलिटीज होती है, मेरे को बताना। पहला आपके पास ऑप्शन है टू पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस है उसको पे करे कंपनी। पहला ये है कि क्या उसके पास लाइबिलिटी है कंपनी की, उसको पे करे। बी, टू इश्यू शेयर्स, उसको शेयर इश्यू करे। सी, टू पे कमीशन, सैलरी। तीनों में से ही बता दो क्या का उसका जो, यानी प्रमोटर का या तो राइट या कंपनी की क्या लायबिलिटी है कि वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पे करे। हाँ जी बताओ, कंपनी की लायबिलिटी बनेगी? यस और नो में फटाफट बोलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है आपका। बनेगी? ठीक है, अच्छा चलो, आप कह रहे हो नहीं बने, कोई कह रहा है बनेगी, ठीक है। दूसरा वो भी देखते हैं, एक कुछ आंसर आए यस के, कुछ आए नो के। दूसरा आया कि शेयर इशू करिए, कोई लायबिलिटी बनेगी उसको, प्रमोटर्स को, पैसा लगाया उन्होंने, ठीक है, चलो ये भी नहीं बनेगी। और कमीशन और सैलरी दे उसको, हाँ जी बताओ। और ये जो उसने पैसे उधार उठाए थे कंपनी बनाने के, तो क्या उसके डेट को पे करे कंपनी? इसका भी आंसर नो। देखो मेरी बात सुनो, ये चारों ऑप्शन है नो। कंपनी की कोई भी लीगल लायबिलिटी नहीं बनती ड्यू टू ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। लीगली, क्योंकि देखो आपको क्या है, कंपनी बनी ही नहीं है, बनने से पहले की सारी प्रोसेस थी। कंपनी बनने से पहले की थी, कंपनी बनने के बाद जो आपकी चीजें बनी उसके लिए वो लायबल है ही नहीं, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ था। सारा का सारा किस पे चल रहा था? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? हाँ जी, समझ में आया क्या? कि ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप होता है। देयर इज नो लीगल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी टुवर्ड्स प्रमोटर्स। ठीक है, अब चलो इतना समझ में आ गया ना, लीगल लायबिलिटी, रिलेशनशिप ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का। ठीक है, फिर भी कंपनी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का था, भाई आपने हमारे लिए काम किया है
हम आपको इसका शेयर होल्डर बना देते, कुछ ओनरशिप दे देते हैं। और कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उनको मतलब जो प्रमोटर्स है उसको शेयर इश्यू कर दिए 2 लाख रुपए के, और विदाउट एनी कॉस्ट, यानी बिना किसी के आपने क्या कर दिया, 2 लाख रुपए के शेयर इशू कर दिए टू प्रमोटर्स। इसकी क्या एंट्री होगी, कौन बताएगा, बताओ। नहीं है, इसी का है, इसी का है भाई, ये एफएम का नहीं, एफएम का ही है, ये बताओ एक बार। हम बोनस और राइट शेयर्स का कर रहे हैं भाई, बताओ तो क्या क्या एंट्री करोगे, चलो बताओ तो थोड़ा सा, ये अटैच ही है भाई सारी चीजें, मैं क्या करूं बताओ। क्वेश्चन ये है, आपने प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए, क्या एंट्री करोगे, क्या करोगे। कौन से एक्सपेंसिव, सेल्स एक्सपेंसेस, शेयर नहीं, शेयर इशू एक्सपेंसिव नहीं है, मैम ने से भी बताया ना कि गुडविल अकाउंट। देखो कुछ पैसा तो आएगा नहीं, हम ये मानेंगे उन्होंने कंपनी के लिए गुडविल का काम किया है। हमने क्या लिखा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब गुडविल के रूप में आपके पास एसेट्स आ गई, और उधर क्या आ गया आपके पास, शेयर कैपिटल आ गई। इस तरीके से एंट्री कर दोगे, तभी तो एसेट्स और उस पर इक्वल फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं, अकाउंट में ही बढ़ गए, आ गए थे पास, चलो कोई बात नहीं। अब डिविडेंड के टाइप देखो भाई, कौन कौन से टाइप होते हैं, आपने एक तो पढ़ लिया, कौन कौन सा, बोनस शेयर्स, ठीक है। एक आपका कंपनी का एक प्रॉपर्टी डिविडेंड होता है। प्रॉपर्टी डिविडेंड क्या है, कंपनी अपनी जैसे कोई एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, उसको डिविडेंड दे दे, मतलब एज ए डिविडेंड में दे दे कि भाई कंपनी की एसेट्स है फालतू हो रही है इस तरीके से, तो आप ये ले जाओ, तो क्या हो गया, प्रॉपर्टी डिविडेंड। इसी तरीके से कंपनी अपना जो गुड्स हो गया आपके पास, ये जिस तरीके मतलब ये भी कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। लाइक जैसे कि कंपनी मान लो बल्ब का काम कर रही है, कोई कार का काम करे, तो कार को एज ए डिविडेंड दे, तो इस तरीके का क्या हो, प्रॉपर्टी डिविडेंड, अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है। एक आया आपके पास, 3 तरीके का डिविडेंड बनता है आपके पास। एक आता है परपोज डिविडेंड, सुना सभी ने ये पढ़ा है ना, परपोज डिविडेंड। एक होता है आपके पास इंटरिम डिविडेंड, और फिर बनता है आपका फाइनल डिविडेंड। बताओ क्या होते हैं। परपोज्ड का मतलब होता है, देखो डिविडेंड कैसे पास होता है, अभी समझ में आ जाएगा आपके पास। परपोज डिविडेंड जो होता है आपका, वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो वहां प्रपोज किया जाता है कि भाई इस बार शेयर होल्डर्स को इतना प्रपोज, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नहीं, यहाँ पर दिया जाएगा आपका जो प्रपोज होता है एजीएम में, एनुअल जर्नल मीटिंग में। एनुअल जर्नल मीटिंग में आपका क्या होता है, प्रपोज होता है आपके पास शेयर होल्डर्स की मीटिंग में, और ये डिविडेंड फिर फाइनल कर दिया जाता है किसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। तो प्रपोज डिविडेंड किसमें होता है, एनुअल जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग में या मेंबर्स मीटिंग में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग क्या करती है, इसी डिविडेंड को फाइनल, इसी को या इसमें अमेंडमेंट के साथ, मतलब जो लास्ट पावर होती है वो किसकी होती है, आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बात समझ में आई, प्रपोज डिविडेंड और इसका फाइनल डिविडेंड में क्या डिफरेंस होता है। हाँ जी, प्रपोज, इट इज ए प्रपोज डिविडेंड, मतलब एक प्रपोज ऑफर होता है कि एक प्रपोजल होता है कि इस बार शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड दिया जाएगा, जो कि आपकी एनुअल जनरल मीटिंग में जो आपका बोर्ड ऑफ सॉरी जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग है उसमें डिसाइड होता है, ठीक है। और फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसी डिविडेंड को इसमें कुछ अमेंडमेंट के साथ चेंज किया जा सकता है, तो वो होगा आपका फाइनल डिविडेंड। एक आता है आपके पास इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी, जब मान लो बहुत सारे आपके एक्सेस में प्रॉफिट होते हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, तो वो क्या होगा आपका इंटरिम डिविडेंड। हाँ जी, आई समझ में कंसेप्ट भाई। हाँ जी स्टूडेंट बताओ, शाबाश। इंटरिम, फाइनल एंड थर्ड वन इज परपोज। परपोज से फाइनल बना और इंटरिम आपका ड्यूरिंग द ईयर, तो इस तरीके से आपका होता है ये डिविडेंड, ठीक है। और उसके बाद आया आपके पास
मेंबर मीटिंग होता है, प्रपोज होता है, फाइनल डिविडेंड कहाँ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में। ठीक है, अब बात आई कि कौन कौन सी आपके पास डिविडेंड पॉलिसी होती है। देखिए, एक तो होती है आपके पास स्टडी डिविडेंड एट प्रेजेंट लेवल पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसीज की है, मेनली आप दो पढ़ेंगे, पहले ये एक बार देख लीजिए थोड़ा थोड़ा। स्टडी डिविडेंड एट प्रेजेंट लेवल पॉलिसी मतलब एक आपका फिक्स डिविडेंड रहता है कि हम हर साल 5 रुपए 10 रुपए दे रहे थे, इस बार भी 10 रुपए ही देंगे। तो मतलब आपने क्या किया, स्टडी डिविडेंड एट प्रेजेंट लेवल पॉलिसी, मतलब जैसा आप अडोप्ट कर रहे हैं सेम वैसे ही आप लेके चल रहे हो। एक आपके पास आया जिस स्टडी डिविडेंड एट लोअर लेवल पॉलिसी, जितना आपने पिछली बार दिया था उससे थोड़ा सा कम दे दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। एक हायर लेवल पॉलिसी मतलब थोड़ा सा ऊपर दे दिया आपने। एक हुआ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग विद अर्निंग पॉलिसी, जैसे जैसे आपका डिविडेंड आपका मतलब अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका डिविडेंड फ्लक्चुएट होगा। ठीक है, एक आपका आएगा लो रेगुलर डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड। भाई मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, जिस साल आपको ज़्यादा होगा उस साल आपको हम ज़्यादा भी दे देंगे। ठीक है, और एक होता है आपका पॉलिसी ऑफ एलिमिनेटिंग द डिविडेंड एंटायरली, मतलब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, कंपनी के पास पैसे नहीं हो तो एक भी रुपया डिविडेंड ना दो, तो इस तरीके की पॉलिसीज होती है। इसके अलावा जो मेन जो पॉलिसीज होती है वो हम अभी देखेंगे। पहले आपने क्या पढ़ा, स्टडी डिविडेंड एट प्रेजेंट लेवल पॉलिसी, हर बार इक्वल सा दे नहीं हो, लोअर में लास्ट ईयर जितना दे रहे हो उससे थोड़ा कम, हायर में थोड़ा ऊपर, फ्लक्चुएट होगी अर्निंग आपकी, जैसी आपकी अर्निंग होगी उस तरीके डिविडेंड होगा, और आपका रेगुलर डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा जब आपके पास ज़्यादा होगा। एंड लास्ट वन इज कोई डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, दो तरीके की और पॉलिसी हो सकती है, स्ट्रिक्ट और आपकी लिबरल। स्ट्रिक्ट में मतलब सारा का सारा या मोस्टली पैसा रिटेन किया जा रहा है, और लिबरल का मतलब मोस्टली पैसा आप एज ए डिविडेंड दे रहे हो। ये थी आपकी नॉर्मल सी पॉलिसी, इनका इतनी हमें रिक्वायरमेंट है नहीं है। मेनली जो पॉलिसी आपके पास वो ये है, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी एचपीएससी में भी आ चुकी है, नेट में भी आ चुकी है, आएगी भी। दो तरीके की आपके पास, कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो पॉलिसी। देखो पहले मुझे ये बताओ, हाउ टू कैलकुलेट डीपी रेशियो। हाँ जी बताओ, कैसे कैलकुलेट करते हो डीपी रेशियो? पूरे दिन हो गया, कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ रहे हो, कैसे निकालते हो डीपी रेशियो? अपने आप खोल लो भाई, ऐसे निकालते हो ना, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड में अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई आपका 100। मान लो आपका ईपीएस आया 10 रुपए और आपने डिविडेंड दे दिया 4 रुपए, ये डीपीएस हुआ, और ईपीएस 10 रुपीज, तो आपका क्या हुआ, 40% आपका डीपी रेशियो हुआ, और 60% क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो, कितना ईटा रिटेन कर लिया। अब ये क्या दे रखा है कि आपका डीपी रेशियो कांस्टेंट होगा, मतलब देखो आपकी अर्निंग आई 100 रुपए, मान लो आपने कहा कि डीपी रेशियो आपको हर बार फॉलो करना है, कितना, हर बार फॉलो करना है 50%, तो 100 रुपए कमाया आपने ईपीएस, तो ये कितना दोगे, 50 रुपीज। ये आपने कमाया आपका मान लो 30 रुपए, तो ये कितना दोगे, 15 रुपीज। मान लो ये आपने 500 कमाए ईपीएस, तो ये कितना होगा डीपीएस भाई? हाँ जी बताओ कितना होगा, 250। और ये आपने 1000 कमाए तो ये कितना होगा? सभी को समझ में आ गई ना बात? कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब मान लो देखो ये कैसे फ्लैक्चुएट होगा, ये इस तरीके से फ्लैक्चुएट होगा, ये बढ़ा ऐसे चला, ये चला, फिर चला। मान लो मैंने इसको मान लिया है ईपीएस, डीपी रेशो मान लो 50% है, तो इसी के रेशो में चलेगा। कैसे, ऐसे चला यहाँ तक ऐसे चला, यहाँ तक ऐसे चला, यहाँ तक चला, ये क्या होगा आपका डीपीएस। स्टूडेंट ये समझ में आ गया आपका, ये क्या बनाया आपने? हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट बताओ, ये क्या बना आपका? कांस्टेंट डीपी रेशियो।
दूसरी जो पॉलिसी आपकी वो है आपकी क्या, स्टडी डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। यहां क्या है, स्टडी डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी। वहां पर डीपी रेशियो कांस्टेंट था, यहां पर जो कांस्टेंट है वो आपका डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जो कंपनी है वो हर बार पे करेगी कितना डिविडेंड के रूप में, ₹5, 5 रुपए हर बार डिविडेंड पे करेगी। देखो अब आपका आया ईपीएस, ये आपके ईपीएस दे दिया, ये आपका डीपीएस दे दिया। ईपीएस ₹10, डीपीएस ₹5, ईपीएस ₹15, डीपीएस चला गया 5, ईपीएस आपका ₹5, डीपीएस भी आपका ₹5, ईपीएस आपका 30, तब आपका रुपए हो गया 5। थोड़ा बहुत कई साल हो जाते हैं तो रुपीज़ मान लो आपका हो गया 40, तो आपका थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया कई साल के बाद 5.5, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं। मतलब क्या हुआ, डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी में आपकी चाहे ईपीएस कुछ भी आ रहा हो, डिविडेंड आपका कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब जितना रुपए आपने दे दिया उतना ही आपका, एक बार दे दिया आपने वही आपका हर बार रहेगा। हाँ जी, ईपीएस का चाहे कितना ही हो, ईपीएस आपको 5 रुपए ही देना है, ठीक है, उसके रेशियो में नहीं देना। आई बात समझ में या नहीं, बताओ। और इसको जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो देखो आपका चाहे ईपीएस कैसे भी जा रहा हो, ईपीएस ऐसे कैसे ही जा रहा हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये क्या हुआ ईपीएस। डीपीएस देखो कैसे जा रहा है, ये डीपीएस गया, कई साल बाद 5-6 साल बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हो, फिर 2-3 साल तक चलता है, फिर थोड़ा इंक्रीज कर दिया, फिर 2-3 साल तक चलता है, ऐसे चलता है ये। मतलब एक आपका कांस्टेंट रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है और इसको आप ऐसे भी ही दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपका ईपीएस से कितना ही बढ़ जाए आपका डीपीएस रहना है कांस्टेंट। आया समझ में भाई आपको ये? हाँ जी, देखो दोनों में फर्क देखो, इसमें ना डीपी रेशियो कांस्टेंट था 50-50%, यानी रेशियो आपका कांस्टेंट था। यहाँ पर आपका अमाउंट कांस्टेंट है, 5 रुपए मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या लिखा, एक तो ये लिखा आपने, इसी तरीके का बनना चाहिए भी, है ना। मान लेना इसको, ये क्या आपका कांस्टेंट डीपी रेशियो, और ये आपका अब मुझे ये बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसी अच्छी है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर होते तो आप किसको पसंद करते? हाँ जी बताओ, आपके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टर होते तो कौन सी चीज को आपको आपके लिए अच्छी लगती है आपको? फर्स्ट वाले सर, डीपी रेशियो। डीपी रेशियो, ठीक है। अनुराधा के अकॉर्डिंग डीपी रेशियो है, और कोई बताओ? सेकंड के साथ भी एक आया, ये मीनू है शायद, और बताओ? एक और आ गया, और कोई स्टूडेंट? सेकंड ही जा रहे हो, मोनी भी सेकंड, और भी कोई स्टूडेंट हो? सभी सेकंड पे जा रहे हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है, यहां पर आपकी इनकम कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब आपकी कोई मिनिमम इनकम है उसकी कोई गारंटी नहीं है। जब कभी ज़्यादा हो रही तो ज़्यादा मिल गए, नहीं है तो बिल्कुल नहीं मिला। तो ये चीज़ है। और एक ये देखो आपके, एक आपको पता है कि इस महीने मुझे या इस साल मुझे इतना डिविडेंड के रूप में मिलेगा। आपके इन्वेस्टर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं, कंसिस्टेंट इनकम है। किसी को आप प्रॉमिस भी कर सकते हो कि आप मेरे से इस साल इतने पैसे लेके चले जाना। मतलब क्या हुआ कि दोनों ही चीज़ें होती है आप में। आपके मतलब इन्वेस्टर रिलायबल भी होते हैं, मतलब आपकी कंपनी की पॉलिसी वो भी रिलायबल है, कंपनी जो इन्वेस्टर है उनकी इनकम भी कॉन्स्टेंट है। तो कौन सी पॉलिसी अच्छी हुई आपकी? डिविडेंड स्टडी डीपीएस पॉलिसी, डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी कंज्यूमर की इन्वेस्टर है उसकी इनकम आपकी कांस्टेंट है, मतलब आपकी कंसिस्टेंट है। एक और तीसरी पॉलिसी होती है,
स्टडी डिविडेंड शेयर पॉलिसी प्लस में एक्स्ट्रा। अब ये पॉलिसी तो आप अडॉप्ट भी कर रहे हो। एक बार जैसे अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाया, बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे हो गया, बहुत प्रॉफिट हुआ, तो थोड़ा इतनी तो दे ही रहे हैं, मतलब आपको 5 रुपये तो हम देंगे इस साल, लेकिन आपको 1 रुपये पर शेयर और देंगे क्योंकि इस बार कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो ये क्या हुआ आपका स्टडी डिविडेंड शेयर पॉलिसी प्लस में एक्स्ट्रा। हाँ जी, आ गया समझ में? हाँ जी स्टूडेंट, हाँ जी अच्छे से आ गए ना? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो ये थी आपकी 3, नहीं सेकंड वाली ही रहेगी आपके पास। वैसे तो जब ज़्यादा हो रही तो ये रहेगी आपकी, मतलब मेनली ये इसी का एक्सटेंशन है। सो इट इज़ बेस्ट पॉलिसी। आपको 2 में से एक सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है? यही आएगा कि कौन सी क्या है, किस तरीके से काम करती है। हाँ जी, आया समझ में? हाँ जी स्टूडेंट बताओ। ओके, तो ये समझ में आ गया कि कौन सी आपको होती है। ये तो थी आपकी वो वाली, और ये दूसरे वाली, ये तीसरी हमने बना ली। अब देखो बात आई डिविडेंड पॉलिसी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मुझे बताओ, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी डिविडेंड देगी या नहीं देगी? पहले ये बात बताओ। नहीं देगी। और देगी भी तो क्या इशू करेगी? बोनस शेयर। ठीक बात है? हाँ जी स्टूडेंट, फर्स्ट आपको क्लियर हो गया ना कि जब अगर कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, मतलब लिक्विडिटी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो कंपनी क्या इशू करेगी? बोनस इशू करेगी। लिक्विडिटी पोजीशन खराब है। ग्रोथ की प्लान है, मतलब ग्रोथ का प्लान क्या है कि वो कंपनी ने के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, डिविडेंड देगी या नहीं देगी? बताओ बताओ। नहीं देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी। देखो ये सब क्वेश्चंस ना वो है जो आपको माइंड काम करेगा। कंपनी के पास ग्रोथ की प्लान है, पैसा लगाएगी वो उस प्रोजेक्ट से, फिर वो पैसा कमाएगी, फिर डिविडेंड देगी बाद में कई साल बाद। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस बार किया है, भाई कोविड का पीरियड था, वैक्सीन बनानी थी, सारा पैसा वहां पे लगा दिया, डिविडेंड कम दिया गया। तो क्या है, ग्रोथ के प्लान है तो आपको डिविडेंड देने की रिक्वायरमेंट नहीं देंगे। तीसरा है आपके पास कंट्रोल। अब मुझे बताओ कंट्रोल का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा इस पर? बताओ कंट्रोल का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? आपको ना फंड की रिक्वायरमेंट है, कंपनी कंट्रोल बहुत लोगों को देना चाहती है, तो कंपनी क्या कर देगी? पहले तो डिविडेंड इश्यू कर दिया, ठीक है? कंपनी क्या कर दिया? डिविडेंड आपको इश्यू कर दिया। और फिर नए शेयर, जब नए और कैपिटल चाहिए तो नए शेयर इशू कर दिया, तो कंट्रोल बढ़ गया। पहली बात तो कंट्रोल कम करना चाहती है तो कंपनी क्या कर सकती है? जो शेयर होल्डर्स है, शेयर्स है, उसको कन्वर्ट करवा सकती है, उनको कह के कि आप कन्वर्ट कर लीजिए किसमें? उसमें डिबेंचर्स या लोन कैपिटल में। तो ये तरीका है कंट्रोल करने का। कंट्रोल बढ़ाना चाहते हैं तो डिबेंचर्स को भी कन्वर्ट करवा सकते हो आप किसमें? उसकी पेमेंट भी हो गई और वो भी शेयर होल्डर बन गए किसमें? शेयर्स में, अगर कंट्रोल बढ़ाना चाहते हो। बात समझ में आई? कंट्रोल अगर आपको अपने पास रखना है, कम उन्हीं शेयर होल्डर के पास रखना है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो रिटेन करना चाहिए पैसा। और कंट्रोल आप औरों को भी देना चाहते हो तो आप क्या करिए? आप मतलब क्या कीजिए? उसको डिविडेंड दे दो और आप इसको इशू कीजिए। हाँ जी, समझ में आया कंट्रोल का पॉइंट कैसे काम करता है? कंट्रोल का कैसे है भाई? देखो एक बार, कंट्रोल ऐसे काम करता है, मान लो कंपनी के पास कुछ पैसा है, कंपनी चाहती है कि कंट्रोल और लोगों के हाथ में जाए। कंपनी देखो, कंपनी ने एज ए डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर को, कंपनी ने नए शेयर इश्यू कर दिए, नए शेयर इशू किए तो शेयर कैपिटल मार्केट में हो गई, नए शेयर होल्डर बने, कंट्रोल और लोगों के हाथ में चला गया। पहले तो इस तरीके से आप देखोगे। दूसरा, कंपनी कंट्रोल कम चाहती है तो नए उन जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड ही ना दे। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दे शेयर होल्डर्स में, कंपनी की लायबिलिटी भी पे हो गई और भी शेयर होल्डर के पास कन्वर्ट हो गया। या कंपनी के जो डिविडेंड है, ऐसे भी कर सकती है कंपनी, जो डिविडेंड का अमाउंट है उसको लोन में कन्वर्ट कर दे, तभी कंट्रोल आपके हाथ में बचा रह सकता है। तो ये भी देखा जाएगा कि कंट्रोल किस किस तरीके से है, कहाँ मतलब कैसे कंपनी मैनेज करना चाहती है। कंट्रोल बढ़ाना चाहती है तो करंट इनकम में से डिविडेंड दे दे, नहीं तो रिटेन कर ले। हाँ जी, आई बात समझ में? हाँ भी बताओ। कंट्रोल भी आपका इफेक्ट करता है, देना चाहती है या नहीं, उसी अकॉर्डिंग उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम पे बताओ भाई,
क्या करोगे अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो क्या करोगे? हाँ जी बताओ, इन्फ्लेशन का टाइम है, इन्फ्लेशन का टाइम है, बाहर से पैसा लेके आओगे तो कॉस्ट बहुत पे मिलेगी आपको, हाई पे मिलेगी। तो इससे अच्छा क्या है कि सारा पैसा रिजर्व करो, उसी को यूज कर लो। और इन्फ्लेशन की रेट कम है तो आप आराम से इजीली उठा सकते हो डेट कैपिटल, और डेट कैपिटल उठाओगे क्योंकि उस पर टैक्स का बेनिफिट होती है तो आपका वो अच्छा सोर्स होता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए? रिटेन, और कम है तो आप क्या करो? यूज कर लीजिए, डिविडेंड दे दीजिए। हाँ जी, आया समझ में इन्फ्लेशन का पॉइंट? ओके ठीक है। इसी तरीके से आपका आया जैसे टैक्सेस का, बताओ टैक्स कैसे अफेक्ट करता है? आपको पता है कि डिविडेंड टैक्स आपका ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई कंपनी, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी मतलब जो शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम हो तो वो कैपिटल गेन को प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू डिविडेंड। मतलब अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? टैक्स बचाना चाहिए तो आपको कैपिटल गेन, यानी कि शेयर आपको डिविडेंड नहीं लेना चाहिए, कैपिटल गेन के रूप में आपको शेयर बेच देने चाहिए। दूसरा, अगर आपने टैक्स नहीं बचाना, हाँ डिविडेंड पे 30% से फ्लैट रेट से लगता है, ठीक है, अदर सोर्स की इनकम में। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको टैक्स बचाना है तो क्या करिए? कैपिटल गेन। और अगर आपको टैक्स मतलब नहीं बचाना तो आप क्या देखोगे? किस पे जाओगे? अदर सोर्स की इनकम में चले जाओगे, यानी डिविडेंड उसके में चले जाओगे, ठीक है। और एक आपके पास अर्निंग स्टेबिलिटी का आ जाता है। अर्निंग स्टेबिलिटी का मतलब कंपनी चाहती है कि आपके जो शेयर होल्डर्स है उनकी अर्निंग स्टेबल बनी रहे, तो कंपनी उनको एक नॉर्मल सा डिविडेंड दे देगी। और अगर नहीं चाहती, मतलब वो अर्निंग स्टेबिलिटी नहीं चाहती, वो एज पर द रिक्वायरमेंट देना चाहती है कि वो अपने पहले अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, बाद में डिविडेंड देती है, तो फिर वो डिविडेंड नहीं देगी, खुद अपने पास रखेगी, उस पर फोकस ही नहीं कर अर्निंग स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे। ये देखो ऐसे नहीं है आपको एग्जाम में कि आप डायरेक्ट ऐसे ही मिलेगी, फैक्टर्स ऐसे मिलते हैं, आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन होगी, मेनली यही आते हैं, लिक्विडिटी हो गया, कंट्रोल हो गया, एंड द इन्फ्लेशन, इस तरीके की आते हैं। बट उसके अलावा भी और फैक्टर्स बन सकते हैं जो कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। पर आपको ध्यान से सोचना होगा कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है डिविडेंड का, डिविडेंड पॉलिसी का, तो आप आराम से बता पाओगे कि कंपनी को क्या करना चाहिए, किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एक कंसेप्ट आती है आपकी डिविडेंड पजल की। सबसे पहले आया आपके पास क्या? डिविडेंड पजल। देखो डिविडेंड पजल का मतलब क्या है? अभी आपको मैंने क्या बताया कि डिविडेंड देने से दो थ्योरीज पढ़ ली, चार थ्योरीज पढ़ी है। डिविडेंड दोगे तो मार्केट वैल्यू फॉर्म अफेक्ट होती है, और दो थ्योरी कहती है नहीं होती। एक्चुअलिटी में क्या है कि शेयर होल्डर पैसा ही क्यों देंगे आपको? क्योंकि उनको रिटर्न चाहिए। तो कंपनी जब इस मतलब ये डिसीजन नहीं बना पाती कि उसको डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यानी वो पजल्स में आ गई है कि वो डिविडेंड पजल का मतलब डिविडेंड डिसीजंस नहीं बना पा रही, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिविडेंड पजल। डिसीजंस रिगार्डिंग डिविडेंड पॉलिसी, हाउ मच आपको रिटेन करना है, हाउ मच डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउ मच रिटेन और हाउ मच डिस्ट्रीब्यूट, और कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए। तो इससे जो अगर मतलब जो भी पजल बनी आपकी उसको बोलते हैं डिविडेंड पजल। क्लियर हो गया डिविडेंड पजल का मीनिंग भाई? हाँ जी बताओ। ठीक है। उसके बाद आया एक आपका लिंटनर मॉडल। मे भी आपने पहले पढ़ा भी होगा और हो सकता नहीं भी पढ़ा हो। लिंटनर मॉडल क्या कहता है? पहली बात तो इसका क्वेश्चन आता है, लिंटनर मॉडल किस पे फोकस करता है? लिंटनर मॉडल फोकस करता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे। मतलब कि आप हर साल एक नॉर्मल सा डिविडेंड दो, कि हर साल मतलब आपका जो शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड मिलता रहे, उसका मतलब आपका शेयर होल्डर्स है वो आपका सेटिस्फाइड हो, ठीक है। इसने क्या किया, देखो ध्यान से, इसने कुछ फॉर्मूला दिया। क्या? डिविडेंड जो इस बार कितना डिविडेंड दिया जाना है आपका, ध्यान से देखो, इस बार जो डिविडेंड दिया जाएगा कैसे? ईपीएस क्या है आपका? ऐसे का मतलब स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, कितना डिविडेंड आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। इस ईयर का डीपी रेशो क्या है? 1 माइनस स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट dt माइनस 1। लास्ट ईयर कितना डिविडेंड दिया था? ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बना जो डिविडेंड का बना है, वो बना आपका ईपीएस। ईपीएस को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट के साथ। उसके बाद मल्टीप्लाई करो किसके साथ? डीपी रेशियो। और फिर क्या करो? डीपी रेशियो में प्लस कर दो 1 माइनस स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, और इसकी मल्टीप्लाई dt माइनस 1 लास्ट ईयर का डिविडेंड, ठीक है।
तो डी का मतलब करंट ईयर का डिविडेंड, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट कितना एडजस्ट करना है, डी टी माइनस वन मतलब प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। एक ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो आपका लिंटनर मॉडल है उसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो आपने देखा क्या क्या कंपोनेंट है। फर्स्ट आया प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, आपका डीपी रेशियो और ईपीएस, चार चीज़ों के बेस पे आपका निकल के आता है। क्या क्या हुआ, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट और डीपी रेशियो और आपका ईपीएस। ठीक है, चार चीज़ों पे। और किस पे फोकस करता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पे। देखो अब ध्यान से देखिए कैसे काम करता है। इसी को एक आपके पास डेटा दे दिया कि कंपनी के पास ना ईपीएस तो दे रखा है 10 और डीपी रेशो कितना है 60%। देखो अगर आप इसको डीपी रेशो के साथ फॉलो करो तो कंपनी कितना डिविडेंड देगी, 6 रुपये डिविडेंड। हाँ जी, आ रहा है समझ में कितना कैसे निकला ये 6 रुपये, ठीक है ना। हाँ, तो 60% आ गया 10 का। और लास्ट ईयर आपने डिविडेंड दिया था ₹4। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट की 35% 0.35 दे दिया। और ये पूछ रहा है कि इस बार आपको कितना डिविडेंड देना चाहिए, फोकस किस पे होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। मतलब ये नहीं है कि इस बार ज्यादा है तो 6 रुपए दे दो, स्टेबिलिटी से रखो। और स्टेबिलिटी भी इस तरीके से कि भाई इस पर प्रॉफिट ज्यादा है थोड़ा सा इंक्रीज करके दे दो, प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो 35% रेट से। ये फॉर्मूले में पुट किया आपने वैल्यू क्या, ईपीएस मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट डीपी रेशियो प्लस 1 माइनस स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट और लास्ट ईयर का डिविडेंड। और जब आपने इसको सोल्व किया तो वैल्यू आ गई 4 रुपये 70 पैसे। मतलब लास्ट ईयर आपने 4 रुपये दिए थे, तो अगर डिविडेंड को स्टेबल करने के लिए आपको इस बार सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 70 पैसे देना चाहिए। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन ये बनता है कि लिंटनर मॉडल किस पे फोकस करता है, तो किस पे करता है, किस पे करता है भाई, ठीक है फर्स्ट। दूसरा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिंटनर मॉडल, तो बेसिकली देयर आर 4 कंपोनेंट्स, ईपीएस, डीपी रेशो, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट, लास्ट ईयर डिविडेंड। ठीक है, और फिर क्या बोल, ये बस ये बताता है कि इतना रुपए आपको देना चाहिए, बनना चाहिए 6 रुपए, जा रहे हैं 4 रुपये 70 पैसे। एक थोड़ा सा और रह गया आपका, क्या क्लाइंटल इफेक्ट क्या होता है। देखो क्लाइंटल इफेक्ट क्या होता है, देखो 2 तरीके के इन्वेस्टर्स है। एक तो ऐसे इन्वेस्टर्स है जो करंट इनकम को प्रेफर करते हैं, मतलब रिस्क अवर्जर जो आपने वहां पर पढ़ा था। एक ऐसे इन्वेस्टर्स है जो चाहते हैं कि कैपिटल गेन हो फ्यूचर में। ऐसे ही 2 तरीके की कंपनी होती है कि वो चाहती है कि उसका डिविडेंड लगातार जाता रहे, शेयर होल्डर पे कोई एरियर ना रहे। और एक ऐसी कंपनी हो सकती है जो शेयर होल्डर के पैसे को रिटेन करना चाहती है, उसको इन्वेस्ट करना चाहती है, बाद में कैपिटल गेन देना चाहती है। समझ में आई मैंने क्या क्या, आपके पास इन्वेस्टर का एक ग्रुप जो चाहता है करंट इनकम, इन्वेस्टर का दूसरा ग्रुप जो चाहता है कैपिटल गेन, कंपनी का ग्रुप या कंपनी का ग्रुप वो क्या जो चाहता है करंट डिविडेंड देना, और दूसरा क्या लिखा, कंपनी का ग्रुप जो कैपिटल गेन आपका पैसा रिटेन करना चाहता है। तो जो क्लाइंटल इफेक्ट है वो क्या कहता है, क्लाइंट को क्लाइंट से मिला दो। मतलब ऐसी कंपनी जो करंट इनकम देना प्रेफर करती है, डिविडेंड देना पसंद करती है, उसको मैच कर दो, उसको मिलवा दो ऐसे शेयर होल्डर से जो करंट इनकम को प्रेफर करता है। और ऐसे से कंपनीज जो आपके रिटेन करना चाहती है, कैपिटल गेन पसंद करती है, उसको मैच करा दो ऐसे इन्वेस्टर के साथ। इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। यहाँ पर देखो क्या है, एक एक्स कंपनी है वो कैश डिविडेंड देना पसंद करती है, वाई कंपनी कैपिटल गेन पसंद करती है, और ये जो ए शेयर होल्डर है ये भी कैश डिविडेंड को पसंद करता है, करंट इनकम प्रेफर करता है। और वाई ये जो बी और सी है ये भी कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को पसंद करता है। तो बी और सी को तो वाई से मिलवा दो और ए को मिलवा दो एक्स से। तो ये क्या हुआ आपका क्लाइंटल इफेक्ट। हाँ भैया आया समझ में, हाँ जी स्टूडेंट बताओ शाबाश। किसी ने कुछ पूछना है क्लाइंटल इफेक्ट, या दोबारा पूछ सकते हो अगर किसी को नहीं आया तो समझ में। मैचिंग ऑफ प्रेफरेंसेस, शॉर्टकट में लिख सकते हो आप क्या, मैचिंग ऑफ प्रेफरेंसेस। आप क्या कर रहे हो, अपने जो शेयर होल्डर्स और कंपनी है उनकी प्रेफरेंसेस को मैच कर रहे हो। ये एक्स कंपनी जो चाहती है कि शेयर होल्डर आपके इसी बार डिविडेंड ले ले, ठीक है। वाई कंपनी ऐसी है जो चाहती है कैपिटल गेन को,
और यहाँ पर जो इन्वेस्टर थे ए बी और सी, ए बी और सी। ए क्या चाहता है? करंट इनकम, तो ए को भेज दो इस एक्स कंपनी के पास। बी चाहता है क्या? फ्यूचर गेन, तो इसको इसके पास भेज दो। सी भी यही चाहता है तो इसके पास। डी क्या चाहता है? डी चाहता है करंट इनकम, इसको यहाँ भेज दो। एच आपका क्या चाहता है? यही करंट इनकम, इसको भी यहाँ भेज दो। टी ये क्या चाहता है? कैपिटल गेन, यहाँ भेज दो। आया समझ में कैसे कैसे करना है आपने? यस सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो आपको ये भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब और क्या है इसमें? आपका डिविडेंड थ्योरीज आपने कल पढ़ ली थी, और तो क्या है इसमें? बस हो गया आपकी डिविडेंड पॉलिसी। अब आपका काम क्या है वो सुन लो आप। न्यूमेरिकल भी निकाल लिए थे आपने, है ना? ठीक है, ये था आपका डिविडेंड पॉलिसी का। अब एक बार हम देखते हैं आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या होना चाहिए। सर ये चारों